सिंह सुपर न्यूज़ डी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी का वर्णमाला स्टार्ट कर रखी है और हिंदी वर्णमाला में भी हम लोग वर्णों के बारे में कल पढ़े, कल ध्वनियों के बारे में हमने पढ़ा अच्छी तरीक़ा से। तो वहाँ से छोटे एक चीज़ें निकल के आ रही थी कि वहाँ हमने स्वरों को भी क्लियर किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि छोटा आ और बड़ा आ जो बोला जाता है ध्वनि के हिसाब से, तो वो हमारे कंठ से बोला जा रहा था। जबकि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास को छोटे फटाक से। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये रिर्री वाली हो जाती है, ये बड़ी ये छोटा ओ, ये बड़ा ओ। अब देखो, ये वाले कहाँ से बोल रहे थे? कंठ से। ये वाले कहाँ से बोल रहे थे? तालु से। ये कहाँ से बोल रहे थे? ओष्ठ से। और ये वाला बंदा कहाँ से बोल रहा था? मूर्धन्य से, या इसको हम मूर्धन्य कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मूर्धन्य स्वर। ये कहाँ से बोल रहे थे? अब देखो, ये जो है छोटा आ प्लस छोटी ई, यानी कि कंठ और तालु, तो ये क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य ये किससे मिलकर बनता है? छोटा आ और छोटा ऊ। तो छोटा किससे बनेगा? कंठ से। छोटा ऊ किससे बनेगा? ओठ से या होठ से। तो ये छोटे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो है कंठ ओष्ठ है। कंठ ओष्ठ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ है। तो ये वाली कल क्लासें हमने पढ़ रखी हैं। आज बेटी हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन। आज क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। तो व्यंजन पढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज़ बना देते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? बेटी परिभाषा तो कोई नहीं पूछेगा तुम लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तुम्हें जानकारी जरूरी होती है। तो परिभाषा क्या होती है व्यंजन की? जब हमारी स्वर तंत्रियाँ जब किसी के सहयोग से पूरी होती हैं, यानी कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ड जिनको बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की ज़रूरत पड़ती है या अन्य किसी वर्ड की ज़रूरत होती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। वापस आओ, व्यंजन क्या होते हैं? यानी कि वे ध्वनियाँ जो मूल स्वरों से या स्वरों के सहयोग से बनाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। तो ध्यान दीजिए। चलो मैं इसको दोबारा भी लिख देता हूँ, इस डेफिनेशन को अच्छे शब्दों में। वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। क्या कहलाते हैं बेटी? ये व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब छोटे ये व्यंजन जो है ये कई प्रकार के हो जाते हैं। ये जो व्यंजन हैं, याद रखें, वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्यंजन की डेफिनेशन कहते हैं। अब ध्यान दो, अब व्यंजन जो होते हैं उनको छोटे थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक ही स्लाइड में पूरा कर देते हैं व्यंजन को भी। बेटी थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे यहाँ होता है क, यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ी सी कम टेक्निकल टीम थोड़ा सा ये चीज़ चेक करे कि यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएंगी। तो यहाँ पे क, ख, ग, घ और घ। एक हो जाता है च, छ, ज, झ, य। एक होता है ट, ठ, ड, ढ, य। एक होता है त, थ, द, ध, न। एक होता है प, फ, ब, भ और म। चलो, ये क्या होते हैं? ये इनकी संख्या 25 होती है। इनको हम लोग जो है स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं, या इनको हम जो है वर्गीय व्यंजन के नाम से पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्गीय व्यंजन।
तो वर्गीय व्यंजन कहो या इनको आप जो है स्पर्श व्यंजन कहिए। इनकी संख्या 25 हो जाती है। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा किस तरीका से होती है? तो वे व्यंजन जिनको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियाँ मुख के किसी भाग को टच करती हैं, यानी कि जिन ध्वनियों को बोलने के लिए हमारे शरीर का, हमारे मुख का कोई न कोई भाग जब टच होता है तो उनको बोलते हैं, जब हमारी जीभ के किसी हिस्से से टच होता है तो उनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं उनको? स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन है, अच्छी बात है। अब इनको जो है हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 हो जाती है। अब दिक्कत आती है तुम्हें, कौन सा चीज़ कहाँ से बोलती है? तो ये बोलता है कंठ से। ये कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। ये कहाँ से बोलता है? तालु से। ये कहाँ से बोलते हैं? मूर्धन्य से। ये कहाँ से बोलते हैं? मूर्धन्य से। और दंत और ओष्ठ, ये कहाँ से बोलते हैं? दंत और ओष्ठ से बोले जाते हैं ये। अब देखिए इसकी ट्रिक बना लेते हैं। क से क्या हो जाएगा? के। टी से क्या हो जाएगा? त से टी हो जाएगी। एम से मूर्धा से एम हो जाएगी। एम से मूर्धा हो जाएगी। तो ये कहाँ से बोलते हैं? कंठ से, तालु से। तो इसको यहाँ से नहीं बेटी, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ न लिख के इसको यहाँ लिख देते हैं। ये किससे बोलते हैं? कंठ से। ये किससे बोलते हैं? तालु से। ये किससे बोलते हैं? मूर्धा से, मूर्धन्य से बोलते हैं। ये किससे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दंत से। और ये किससे बोलते हैं? ओष्ठ से। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ से मूर्धन्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो स्पर्शी व्यंजन है इनके बारे में क्वेश्चंस प्राय पूछ लिए जाते हैं कि का का उच्चारण स्थान बताइए भैया, खा का उच्चारण स्थान बताइए भैया। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते रहते हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में बताना होता है बेटी। थोड़ा सा ध्यान दें। तो क ख ग ये अपने आप में एक वर्ग होता है। तो ये कहाँ से बोलता है? कंठ से बोलता है। च छ ज झ अपने आप में एक वर्ग होता है, इसको हम तालु से बोलते हैं। ये ट ठ ड ढ ढ य ये वाला मूर्धन्य से बोलते हैं। ये त थ द ध न दंत से बोलते हैं। प फ भ भ म ये सब लोग जो है ओष्ठ से बोलते हैं। तो बेटी ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है छोटे कि ये अपना क वर्ग होता है, ये च वर्ग होता है, ये छ वर्ग होता है, ये सॉरी ट वर्ग होता है, ये त वर्ग होता है। ये चीज़ें तो हजार टीचरों ने तुम्हें बता दी होंगी कि इनके पहले अक्षर के नाम के आधार पर इनकी फैमिलियों का नाम रखा गया है। इनकी फैमिलियों का नाम इनके पहले व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। जैसे इस फैमिली का नाम क्या होगा? क वर्ग। इस वाली फैमिली का नाम क्या होगा? च वर्ग। इस वाली फैमिली का नाम क्या होगा? ट वर्ग। इस फैमिली का नाम त वर्ग और इसका नाम प वर्ग। ये क्लियर हो जाती हैं यहाँ पे चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इनके बोलने के स्थान के आधार पर। तो ध्यान दीजिए, पहला वाला किससे बोलता है? कंठ से। दूसरा वाला तालु से। तीसरा वाला मूर्धन्य से। चौथा वाला दंत से। और पांचवा वाला ओठ से या होठ से बोले जाते हैं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और। अब देखिए, अब इनमें बेटी कुछ घोष होते हैं, कुछ सघोष होते हैं। कुछ घोष हो जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं? सघोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घोष और सघोष हो जाते हैं। घोष और सघोष होते हैं। देखिए घोष कहो, एक होता है अघोष, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। और सघोष को ही मालूम है क्या बोलते हैं? घोष बोलते हैं इसको भी, अघोष। एक होता है घोष। अब घोष एक मूल शब्द है, उसके आगे हमने एक उपसर्ग अ जोड़ दिया, उसका मान चेंज हो गया, उसका अर्थ चेंज हो गया, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? अघोष। और एक होता है घोष। तो सघोष कहो या घोष कहो, बात एक ही है, बात एक ही है यहाँ। अब देखिए बेटी, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। तो यहाँ कोड बना लो पहला और दूसरा, यहाँ बना लो तीसरा, चौथा और पांचवा। कहने का मतलब वे जो है अक्षर या वे व्यंजन जिनको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों को कम घोष और अघोष
मतलब घोषणा कम करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला क, कोई दिक्कत नहीं है, ख, ग ऐसे बोल रहा है जैसे कोई अभिमान से बोल रहा है, ख आगे जैसे बोलता है, जैसे इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठ, कोई दिक्कत नहीं है, ड जोर से बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे तुम किसी को मारने जा रहे हो क्या, ऐसे इसको देख लेते। च, कोई बात नहीं है, छ, कोई दिक्कत नहीं है, ज ऐसे बोल रहा है जैसे किसी पे तुम लोग जो है उसको मारने के लिए उतावले हो रहे हैं क्या, कि ये काम तूने कैसे कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें घोष हो गया। घोष बोले तो ज्यादा ध्वनि निकल गई हमारे मुख से, क्या हो गया, ज्यादा ध्वनि निकल गई। और अघोष में क्या होता है, ध्वनि कम निकल गई। अघोष में ध्वनि कम, सघोष में ध्वनि ज्यादा, सघोष में ध्वनि ज्यादा और अघोष में ध्वनि कम होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं, एक होता है प्राण और एक हो जाता है महाप्राण। एक होता है बेटी अल्प प्राण, इससे आप अल्प प्राण बोलते हैं, और एक हो जाता है महाप्राण। क्या होता है छोटे, एक होता है महाप्राण, एक होता है अल्प प्राण। बेटी कम शब्दों में ज़्यादा पढ़ाई पढ़ने का टारगेट है हमारा। हमारा टारगेट ये नहीं है कि आपको गुमराह करते जाएं, ऐसे नहीं होगा। एक हो जाता है अल्प प्राण, एक हो जाता है महाप्राण, एक हो जाता है महाप्राण, एक हो जाता है अल्प प्राण, एक क्या हो जाता है, अल्प प्राण। इसमें क्या होता है छोटे, पहला आता है, तीसरा आता है, जबकि इसमें दूसरा और चौथा आता है। थोड़े से ये याद रखने पड़ेंगे छोटे, क्योंकि संधि इनकी वजह से नहीं चल पाएंगी, तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी चीज़ों को समझने में। तो थोड़ा सा अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब इन चीज़ों को डिटेल से समझ लो अभी से अभी, क्यों फिर चीज़ें समझाने में दिक्कत होती है बाद में। अब देखिए, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। तो सघोष में क्या होता है, इसमें घोषणा कम होती है अक्षर के बारे में, इसमें घोषणा ज़्यादा होती है घोष में, और अघोष में घोषणा कम होती है। तो किसी भी वर्ग का, डेफिनेशन कैसे बनती है इसकी, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो है अघोष की श्रेणी में आता है, जबकि सघोष किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर है, जो ध्वनि है, जो वर्ड है, वो हमारे सघोष और घोष के अंतर्गत आता है। इतना ही बड़ा कॉन्सेप्ट है छोटे सघोष का घोष का। ज़्यादा तो ये ड्रामा टीचर बना देते हैं अपनी अपनी बड़ी बड़ा करने के लिए। घोष सघोष का मामला इतना ही रख, केवल साइंस के हिसाब से कि उसमें जो है घोष कव के बारे में घोषणा करी जा रही हो, बड़े लेवल पे करी जा रही हो तो घोष और सघोष हो गया, और जिसकी लेवल में कम किया जा रहा हो वो क्या हो जाता है छोटे, वो हो जाता है अघोष। क्या हो जाता है छोटे, अघोष। याद रखेंगे तू भाई, पहले वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो ध्वनि होती है वो भैया क्या होती है, अघोष हो जाती है, अच्छी बात है। लेकिन तीसरी, चौथी और पांचवी किसी भी वर्ग की, छोटे वर्ग 5 होते हैं, वर्ग कितने होते हैं बेटी, 5 होते हैं, तो 5 इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा ये बंदे अघोष होते हैं, जबकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो वर्ड होते हैं वे अपने आप में घोष या सघोष होते हैं। क्या होते हैं छोटे, सघोष होते हैं। अब प्राण और अल्प प्राण को क्लियर कर। प्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है। प्राण माने होता है बेटी वायु, प्राण माने क्या होती है, वायु। तो वायु माने क्या होती है, सांस। सांस बोले तो कंपन, जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं, तो स्वर तंत्रियों में ज्यादा कंपन हो तो क्या हो जाएगा, महाप्राण। और अल्प प्राण कहने का मतलब ये होता है अबाध गति से, यानी कि वायु ज्यादा निकले, हवा ज्यादा निकले, उसको बोलते हैं महाप्राण। और जिसमें हवा कम गति से निकले उसको बोलते हैं अल्प प्राण। घोष और सघोष में जब हमारी स्वर तंत्रियां ज्यादा कंपन करें तो उसको कहेंगे घोष और सघोष, और जिसमें हमारी स्वर तंत्रियां कम काम करें उसको छोटे, जिनमें कंपन कम हो उसको सीधी सीधी सी बात है अघोष कहेंगे। बहुत सारी डेफिनेशन बता दी मैंने तुझे, लेकिन डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, तुझे तोड़ की बात याद रखनी है। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा घोष। अब प्राण और अल्प प्राण में बोल के देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे क क को थोड़ी सी वायु कम निकल रही है। आगे बोला ख, क्या बोला गया, ख,
वायु ज़्यादा निकल रही है, वायु ज़्यादा निकलेगी तो क्या कहलाएगा? महाप्राण। प्राण माने क्या होती है? वायु। महा जोड़ दिया तो क्या हो गया? ज़्यादा। अल्प माने होता है कम, सूक्ष्म। तो अल्प जिसमें वायु कम निकले अल्प प्राण, वायु ज़्यादा निकले महाप्राण। ये होता है महाप्राण और प्राण का कॉन्सेप्ट। तो बेटी बोल के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने बोल के देखा, क अल्प प्राण है, ख जोर से आ रहा है तो डबल हवा निकल रही है तो क्या हो गया? महाप्राण। ग कोई बात नहीं, छोटे से बोल रहा है तो क्या हो गया? अल्प प्राण। अब बोला जा रहा है घ, ऐसे बोल रहा जा रहा है जैसे किसी पर प्रेशर डाला जा रहा है, क्या दाब रहे हैं, क्या दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं क्या? तो ये क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया जिनमें वायु जो है कम निकले मुख से तो वो कहलाएंगे अल्प प्राण, और जिनमें वायु जो है मुख से ज्यादा निकले वो कहलाएंगे महाप्राण। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब स्वर तंत्रियों में कंपन ज्यादा हो उसे कहेंगे घोष और सघोष, और जिसमें स्वर तंत्रियों में जिन स्वर तंत्रियों में कंपन कम हो उसको कहेंगे अघोष। क्या कहते हैं छोटे? अघोष। तो आज के बाद घोष और अघोष का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तेरा। आज के बाद घोष अघोष की क्लास किसी की मत ले लेना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर हम लोगों को। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो थोड़ा सा। ये वर्गीय व्यंजन है अपने आप में, कोई बात नहीं है, इसको हम वर्गीय व्यंजन और इनको हम जो है स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इनको हम स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, इनकी संख्या 5 होती है ग्रुपों में, जबकि 25 टोटल संख्या होती है इनकी। भाई एक में 5 होगा तो 5 में कितना होगा? 25 होगा। अच्छी बात है। अब देखो बेटी, ये जो होते हैं ये किसी भी वर्ग के अनुनासिक स्वर होते हैं। इनको बोलते हैं पंचम अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन। इनको क्या नाम से पढ़ते हैं? स्पर्शी अनुनासिक व्यंजन। वो बात की कहेंगे, लिख लेते हैं इस चीज को भी, अलग से लिख देते हैं थोड़ा सा। प्राण अल्प प्राण क्लियर हो गया होगा तेरा। इस प्राण और अल्प प्राण को यहां से मिटा देते हैं, क्योंकि यही थोड़ा सा समझने की चीजें होती हैं इसमें। प्राण क्या होता है और भैया अल्प प्राण क्या होता है, इन चीजों को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इनको बोलते हैं अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन। अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं ये? स्पर्शी व्यंजन। डेफिनेशन, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या यहाँ 5 हो जाती है, ये अंत में होते हैं। इसको बेटी हम जो है संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ध्यान दो, ये जो च वर्ग है, च वर्ग जो है इसको हम संघर्षी स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनको संघर्षी, कौन सा घर्षी? संघर्षी स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं इस पूरे ग्रुप को। और ये जो अपना ये वाला होता है झंडा वाला, ये बेटी आगत व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? आगत व्यंजन है। बेटा तुमने पहले ऐसा देखा होगा, ऐसा एक अक्षर सा बना हुआ देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे करके बनता था, ये झाझंडा होता था पुराने जमाने का, लेकिन इसको हटा दिया गया। ये संस्कृत से लिया था हम लोगों ने, अब इसकी जगह पर ऐसा ले लिया है अब हमने। तो ये आगत व्यंजन है, ये गुजराती भाषा से लिया है। हिंदी में इसका उद्गम स्थल कहाँ से है पूछ लेता है डायरेक्ट में, कि ये जो झाझंडा वाला है ये किस भाषा उससे लिया है, किस लिपि से, किस कहाँ की वो वहाँ से लिया है, सभ्यता से। तो गुजराती सभ्यता से लिया है। ये आगत व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? आगत व्यंजन, आने वाला व्यंजन। आया होगा, कहां से आया होगा? गुजरात की हिंदी वैकुलरी से आया होगा। छोटे यहां तक क्लियर हो गया? देख मैंने तुझे क्या पढ़ाया, सिखाया, देख मैंने तुझे क्या है। ये व्यंजन होते हैं। व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। अच्छी बात। इनकी संख्या वर्गों वालों की संख्या अलग होती है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे जो है। अभी इनको हम और भागों में भी बांटेंगे, तो ये 25 हो जाते हैं। अब इनको जो है कंठ से बोलते हैं क वर्ग को, च वर्ग को तालु से बोलते हैं। तालु ये वाला होता है, ये वाला, और कंठ ये वाला होता है, तालु ये वाला होता है। मूर्धन्य ऊपर वाला, होठ और दंत हो ही जाते हैं, इसमें कोई संशय है ही नहीं। आगे चलते हैं चीजों को लेकर।
तो पहला वाला क कंठ से बोलता है, च तालु से बोलेगा, ट मूर्धन्य से, त वर्ग दंत से, और प जो है होठ से बोलता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने ट्रिक बना रखी है, जैसे कि यहाँ के हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ एम हो गया, यहाँ डी हो गया और यहाँ एच हो गया। तो हम लोगों ने क्या बनाया, कलकत्ता से MDH मसाला लाए। क्या लेके आए, कलकत्ता से MDH मसाला होता है ना, तब सब्जी वब्जी में डालते हैं, तो वहां से ट्रिक बना लेना छोटे, KTMDH कलकत्ता से क्या लेके आए, कलकत्ता से क्या लेके आए, MDH मसाला। बढ़िया बात। अनुनासिक व्यंजन हो गए, आगत व्यंजन हो गया, संघर्षी स्पर्शी व्यंजन हो गए च वर्ग वाले, और इनको हम 25 नाम देते हैं, वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, घोष, सघोष। दोबारा रिवाइज कर लो तो क्या दिक्कत है। जो है अघोष हम उन्हें कहते हैं जो 1 और 2 वाले होते हैं, और सघोष और घोष हम उन्हें कहते हैं जो 3रे, 4थे, 5वें होते हैं। महाप्राण उनको कहते हैं 2रे और 4थे को। अल्प प्राण कहते हैं 1, 3 और 5वें को। किसको, 1, 3 और 5वें को। आगे चलते हैं, 2-3 बातें और क्लियर रह गई हैं, फिर व्यंजन टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी पब्लिकेशन की कितना भी साल का प्रीवियस पेपर उठा लेना, इससे ज़्यादा वर्णमाला के अंदर से तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। चाहे आप UPSSC का पेपर लगा लेना, चाहे आप UPSI का लगा लेना, चाहे आप लेखपाल, पटवारी, सटवारी, या तुम PET, TET या सेट, टेट, सुपर टेट वगैरह किसी का भी लगा लेना बेटी। SSC का लगा लो, UP पुलिस का लगा लो, किसी का भी लगा लो, क्वेश्चन तो वही होते, अलग से थोड़ी आते हैं। तो दूसरा प्रकार होता है अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा व्यंजन में पार्ट कौन सा होता है, अंतःस्थ व्यंजन। अब देखो थोड़ा सा, अंतःस्थ व्यंजन, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देना, अंतःस्थ व्यंजन। अब देखो इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। र, यर, लव, ये 4 होते हैं जिनको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा बंदा कहाँ से बोलता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये बंदा बोलता है तालु से, ये कहाँ से बोलता है, तालु से। और ये वाला बंदा कहाँ से बोलता है, दंत से। ये र कहाँ से बोलता है, दंत से। ल कहाँ से बोलता है बेटी, तो ल बोला जाता है दंत मूल से। कहाँ से बोला जाता है, दंत मूल से। चलो इसको बाद में पढ़ते हैं। और ये जो है वह जो है ये यहाँ से बोलता है दंत और ओष्ठ के बीच से, तो इसको हम लोग बोल देते हैं दंत ओष्ठ के ऊपर वाले भाग से। दंत ओष्ठ के ऊपर वाले भाग से तुम क्या लेते हैं, याद रखो, इनको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे अंदर वाले पार्टों से इनकी ध्वनि निकल के आती है। जैसे बोल के देख लेते हैं, य, देखो कंठ हमारा यहाँ पर है, उससे नीचे से ध्वनि आ रही है, य। देखो कंठ हमारा स्वर तंत्रियां यहाँ से, ल, र ऐसे करके आता है। थोड़ा सा बेटी बोल के देख लिया अगर वो साइंस है। तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, जो कि इनके बोलने के स्थान हो गए। अब पढ़ते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन से वाले, तीसरा पार्ट होता है इसमें, तीसरा पार्ट होता है ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। कौन से वाले हैं, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। तो ये वाले होते हैं, ये वाला होता है, हाँ ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कौन से वाले हैं, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। इनको क्या नाम से पढ़ते हैं, ऊष्मीय। बेटी इसमें जीव को हमारी को घर्षण सा लेना पड़ता है, जैसे स, ह ऐसे करके थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इनको बोलने में। इनके बारे में लिख लो, इसको बोलते हैं तालु से। इसको किसके बोलते हैं, तालु से। बोल के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया मैंने आपको। स तो तालु से हो गया। ये मूर्धा से हो जाता है। ये षटकोण कहाँ से हो जाता है, मूर्धा से हो जाता है। ऐसा मूर्धा से। षटकोण वाला ये जो सापेक्षरा वाला है ये बस से होता है बेटी।
वत्स विधि है, दंत मूल से होता है, इसको वत्स्य व्यंजन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? वत्स्य व्यंजन। आगे जाके बताऊंगा अभी मैं आपको वत्स्य व्यंजन। और हाहर जो होता है स्वर यंत्रीय होता है, स्वर यंत्रीय, यानी कि इसका ह का जो स्थान होता है वो हमारी स्वर तंत्रियों का मेन स्थान होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग याद रखें। अब देखो ये जो है सघोष और अल्प प्राण होते हैं। देखो ध्यान दो, ये अपने आप में क्या होते हैं? एक तो सा सघोष हो जाते हैं ये लोग, और अपने आप में सा अल्प प्राण भी होते हैं ये लोग। कैसे प्राण होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। पहली बात तो सघोष हो गए और अल्प प्राण हो गए। अब ये चार वाले क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं और महाप्राण हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। पहली बात तो ये अघोष कहलाएंगे, और अघोष के बाद में क्या कहलाएंगे? महाप्राण। महाप्राण, ये महाप्राण कहलाते हैं। अच्छी बात है भैया। अब इनके स्थानीय वाले हो गए। अब दो तीन बातें और हैं। दूसरा पॉइंट जो बनता है, सॉरी जो चौथा पॉइंट आता है इनके अंदर, अब वो वाले होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से वाले हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। इसकी स्लाइड अलग बना लो। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे छः, त्रेय, ज्ञान और एक ये वाला श्रेय वाला, तो ये भी हो जाते हैं। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको छोटे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यही तक था इन चीज़ों का। अच्छा, दो तीन चीज़ें और हैं अभी। एक चीज़ आपने ये देखा होगा और एक आपने ये देखा होगा, इनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? द्विगुण व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं भैया? द्विगुण व्यंजन। अब देखो बेटी, 25 पहले व्यंजनों की संख्या हो गई, अच्छी बात। ये द्विगुण व्यंजन और मिल जाएंगे वहां, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25। 4 ये 4 ये 4 ये 12 इनकी संख्या हो गई, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 9। और यहां से 4 नहीं सॉरी 3 और 13 हमारे पास में क्या है? 13 हमारे पास में स्वर हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गई? 52। तो 2 अयोग भाग मिलके 11 स्वर, 2 अयोग भाग मिला के 13 वो वाले हो गए, और बाकी 39 ये वाले हो गए, तो टोटल मिला कितने हो गए? 52। तो ये बेटी संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। थोड़ा सा बोल के देख लिया करो। जैसे त धन र, त धन र ऐसे ही करके हो जाता है। छ धन र, च धन र, ऐसे ही क धन स, क धन स, ऐसे ही करके हो जाते हैं। ये भी थोड़ा सा इनको देख लेना। अब देखिए भैया, अब यहाँ पे तुम्हारी वर्णमाला बेटी फिनिश हो जाती है मेरे यहाँ से, तुम्हारी वर्णमाला। अच्छा, अभी दो तीन बातें और हैं, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा टिप्पणी कर लेते हैं उन चीज़ों पे भी, क्योंकि कुछ बातें और पूछ ली जाती हैं हमें कि कुछ जो है लुंठित स्वर होते हैं। क्या होते हैं? य और व, इसके बारे में लिखो। थोड़ा सा स्लाइड को मिटा देते हैं, क्योंकि दो तीन बातें अलग से पढ़ानी पड़ेंगी तुम्हें। जो अपवाद विशेष है, जो कि अपने आप में क्या है? अपवाद विशेष है, और उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि एक हो जाता है य और व, तो य और व के बारे में फैक्ट याद रखना कि ये अर्ध स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर होते हैं। इसको याद रखना पहली बात तो। एक होता है र और ल। र जो है, र को हम लुंठित, र को हम क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। इसको हम क्या बोलते हैं? लुंठित। इसमें जीभ जो है ना लुढ़क जाती है बोल की, जैसे बोलने में र र ऐसे बोलती है बेचारा, जैसे किसी से मार पीट के खा के आ रही हो, ऐसे महसूस होता है कि इसने बेचारी ने किसी को मारा पीटा है। क्या? अब ला को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। ये पीछे से बोलता है ल, उसमें क्या होती है? हमारी जीभ जब बोलती है तो पीछे की ओर लपेटा खा जाती है, और रा को बोलने में आगे की ओर लपेटा खा जाती है। तो छोटे, उम्मीद करता हूं कि तेरी समझ में ये वर्णमाला आ गई होगी। तो बेटी उम्मीद करता हूं वर्णमाला आपकी क्लियर हो गई है। अब इसकी एक्सरसाइज लगा लेना आप लोग घर पे। जब हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक्सरसाइज लगवा रहे होंगे, तो वहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन तेरा बाहर नहीं जाएगा एक्सरसाइज का। किसी भी पेपर का क्वेश्चन उठा लेना वर्णमाला का, अगर वहाँ से बाहर चला जाए
तो कमेंट बॉक्स में बेटी उसका क्वेश्चन मेरे पास लिख देना, जिसका आंसर मैं तुझे बताने में सक्षम होऊंगा। तो बेटी चलो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रखेंगे। और एक बात है बेटी, चीज़ों को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। और सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, कंजूसी दिखा रहे हैं भाई आप लोग जब गाने वाने देखने चले जाते हैं, मूवी वगैरह देखने चले जाते हैं, तो फटाक से लाल को आप ग्रीन में बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको लाल बटन अच्छी नहीं लगती है। तो बेटी जब पढ़ाई की चीज़ें हैं तो थोड़ा सा शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, लाइक देने में, या जो है थोड़ा कमेंट लिखने में क्या कोई आपत्ति आती है? मैं तो नहीं मानता हूँ कि कोई आपत्ति आती है। तुम्हारी जगह पर मैं होता हूं तो मैं तो लिख देता हूं इन चीज़ों को। तो थोड़ा सा भाई चीज़ों को पहुंचा लोगों के पास। अभी बेटी ऐसी क्लासें बन रही हैं, अभी बहुत जल्दी ही तुम्हारे पास डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होने वाली है, वैसे वाले बोर्ड पर। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। पहले हम ये सोच रहे हैं कि सिस्टम को एक साथ में लगाया जाए, धीरे धीरे चीज़ों को, प्लेटफॉर्म को बना के सिस्टम को लगाया जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अपना ख्याल रखना, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, बुजुर्ग व्यक्तियों का ख्याल रखना, और कोविड-19 योद्धा हैं जैसे कि नर्स, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि हेल्थ कर्मी, जैसे कि पुलिसकर्मी, इनका विशेष करके ख्याल रखना। तो चलो, जय हिंद, जय भारत।